हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो आप लोग एक बार कंफर्मेशन दे दो ताकि मैं सेशन को स्टार्ट करूं। अरुण, अंकित, ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं आप सभी का जीएस गुरु ऑन एकेडमी लाइव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग इसको शेयर कर दो, जितना भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दो ताकि सभी लोगों का भला हो जाए, क्योंकि आज के सेशन में धमाकेदार तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्राम पे मिल गए होंगे। और अभी जो आर्ट एंड कल्चर वाली जो क्लास हुई थी उसके पीडीएफ नहीं शेयर हो पाए हैं, वो कल डेफिनेटली हो जाएंगे शेयर इस वाली पीडीएफ के साथ। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज बराबर है? एक बार कंफर्मेशन। मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए या वाई केवल लिख दीजिए ताकि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल? है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये। वेट करिए, एक मिनट वेट करिए प्लीज। वेट करिएगा, धैर्य बनाए रखिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार ज़रा मैं देख लूँ स्पीड वगैरह सब ओके है ना। भाई वॉइस क्लियर है सभी को? एक मिनट। ओके, मुझे लग नहीं रहा है मुझे कि वॉइस क्लियर है मेरी सभी को। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, लैग हो रहा है थोड़ा सा सेशन। अभी ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सो गाइज, जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, देखो एक्चुअली है क्या कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो बनते कहां से है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने ठीक से कवर कर लिया या आपके दिमाग में ये चला गया ठीक से इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये मान के चलो कि एंशिएंट हिस्ट्री से 80% क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कुछ फैक्ट्स की हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक एक यहां की जो साइट्स हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। देखो, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या फिर हम अपने कितने भी एंशिएंट इंडिया की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं पुराना भारत या फिर पुराने टाइम का जमाना, उसको हमने बेसिकली क्या किया है? हमने उसको स्टोन एज में क्लासिफाई कर लिया है। यहां पर स्टोन एज का मतलब क्या है? स्टोन एज का मतलब यह है कि वो पुराना एरा जहां पर हम लोगों की मतलब मानव की उत्पत्ति हुई और उसके बाद मानव जीता चला आया, अपना सारा सर्वाइवल करता हुआ चला आया, जो भी चीजें उसको मिली उन सारी चीजों को तोड़ जोड़ के वो यूज करता रहा। जैसे पहले पत्थर के बारे में जानता था, फिर लकड़ी के बारे में जानने लगा, फिर आग के बारे में इंसान जानने लगा। ये सारी चीजें हम लोग जानते गए और धीमे धीमे हम लोग एडवांस होते चले गए। आज की डेट में हम लोग नासा के थ्रू या फिर इसरो के थ्रू आप देख रहे हो चांद तक भी पहुंच गए। तो ये जो आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन आया है, एक्चुअली ये एक तरीके का ट्रैवल रहा है कि हम लोग कहां से ट्रैवल करते हुए चले आए हैं? अपने स्टोन एज से हम लोग ट्रैवल करते हुए चले आए हैं। एक्चुअली एक पर्टिकुलर एरिया था या फिर आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम एरा था जिसको हमने क्या बोल दिया? स्टोन एज बोल दिया। उस पर्टिकुलर टाइम को हमने स्टोन एज क्यों बोला? क्योंकि उस टाइम में हम लोगों ने सबसे ज्यादा पत्थरों का यूज किया, या फिर आप बोल सकते हो हम इंसान सबसे ज्यादा किसी पर अगर डिपेंड थे तो वो पत्थरों पर हम सबसे ज्यादा डिपेंड थे। बात आ गई समझ? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं बोलूं कि ये मान लीजिए कि सन 2000 से लेकर 2020 तक, अभी हम लोग जो पिछले 20 साल तक हम लोग जो जी कर आ रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा कंप्यूटर पर बेस्ड हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? 2000 से लेकर 2020 तक के एरा को हमने 20 साल को क्या बोल दिया? कंप्यूटर एज बोल दिया।
उसी तरीके से इस पूरी एज को क्या बोला गया, स्टोन एज। अब हमने क्या किया है इसमें, स्टोन एज को भी हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, देखो समझने का मतलब ऐसे है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भाई सन 2000 से लेकर 2020 तक का जो एरा है, जो टाइम है, ये हमारा कंप्यूटर एज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसा मान लेते हैं कि 2000 से लेकर 2010 तक का जो एरा था इसको प्री कंप्यूटर एरा बोल दिया, और 2010 से लेकर 2020 तक का जो टाइम है इसको हम लोगों ने पोस्ट कंप्यूटर एरा बोल दिया। उसी तरीके से हमने स्टोन एज को क्या किया है, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया है। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। जो बिल्कुल स्टार्ट का हमारा एज था उसको हमने बोला ओल्ड स्टोन एज, उसके बाद का जो टाइम आया उसको हमने बोला मिडिल स्टोन एज, और उसके बाद का जो सबसे लास्ट का स्टोन एज का टाइम था इसको हमने क्या बोला, न्यू स्टोन एज बोला। बात आ गई समझ, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज का मतलब क्या है। अब देखो इसके टाइम पीरियड की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा लर्न करने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको इस क्लास में पूरा कवर हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहां पर है क्या, जो आपका ओल्ड स्टोन एज है, ओल्ड स्टोन एज को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। और ये आपका कब से कब तक का माना जाता है, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट में चल रहा था। एडी आपका प्लस में चलता है, आपको पता है बिफोर क्राइस्ट आपका नेगेटिव में चलता है। तो 30,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक का जो आपका टाइम पीरियड है, ये आपका क्या कहलाता है, पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है, मतलब ओल्ड स्टोन एज कहलाता है। इसी तरीके से मेसोलिथिक पीरियड क्या कहलाता है, ये आपका मिडिल स्टोन एज कहलाता है। अब ये देखो 10,000 पे ये आपका खत्म हो गया, तो 10,000 बिफोर क्राइस्ट से ये स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है, 8,000 बिफोर क्राइस्ट तक, मतलब करीब 2000 साल तक मेसोलिथिक पीरियड चला है, जिसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। और अब देखो 8 से स्टार्ट होगा आपका नया, मतलब न्यू स्टोन एज, सबसे लास्ट वाला, जिसको नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, जो कि 8,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर कहां तक आया है, 3,000 बिफोर क्राइस्ट तक आ गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे हमें यह पता लगता है कि जो ओल्ड स्टोन एज है ये करीब हम लोग 20,000 साल तक जिए हैं। कितना, 20,000 साल, 20,000 ईयर। इसी तरीके से मिडिल स्टोन एज जो है इसको हम लोग कितना जिए हैं, 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक। तो मतलब क्या है, 2,000 साल करीब हम लोग मिडिल स्टोन एज को जिए। और इसी तरीके से नियोलिथिक पीरियड मतलब न्यू स्टोन एज, जो कि 8,000 बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट हुआ और 3,000 बिफोर क्राइस्ट तक चला है, मतलब करीब 5,000 साल हम लोग न्यू स्टोन एज जिए हुए हैं। यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए, मैंने आराम से समझाया, कुछ भी इसमें ऐसी बात नहीं है। 3 तरीके के पीरियड बताए और तीनों के टाइम पीरियड हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे टाइप्स ऑफ स्टोन एज हो गए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे पूछता है एसएससी, उन क्वेश्चंस के आधार पर हम लोग बात करेंगे। देखो पढ़ना अलग है, हम लोग कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में क्यों नहीं जाता, इसी वजह से नहीं जाता क्योंकि हम लोग उसको क्वेश्चन से रिलेट करके नहीं देखते। क्वेश्चन से रिलेट करके देखेंगे, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेरे साथ एक एक पॉइंट आपको पढ़ते चलना है, फैक्ट आपके दिमाग में अंदर घुसते चले जाएंगे। पहला यहां पर स्टेटमेंट है, हंटिंग वाज द मेन लिविंग सोर्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज। मतलब कहने का हमें इससे क्या पता लग रहा है, ये जो ओल्ड स्टोन एज है, मतलब सबसे पहले का टाइम पीरियड, वहां पर इंसान किस पर बेस्ड था, शिकार पर बेस्ड था। हम लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, हंटिंग करते थे। बात आ रही है समझ। इसका मतलब एक ये है कि ओल्ड स्टोन एज में हमें एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, चावल कैसे उगाना है, गेहूं कैसे उगाना है, ये सब हमें नॉलेज नहीं थी, तभी तो हम लोग हंटिंग किया करते थे, जो भी शिकार करते थे वही खाते थे। इसके बाद अराउंड 36,000 बिफोर क्राइस्ट बैक ह्यूमन हैड बिकेम इनफॉर्म, इट इज आल्सो नोन एज होमो सेपियंस। एसएससी हमसे कई बार यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मानव की उत्पत्ति करीब कब हुई है, तो आपको टाइम पीरियड दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी उत्पत्ति करीब 36,000 बिफोर क्राइस्ट पे हुई है, मतलब 36,000 साल पहले करीब हमारी उत्पत्ति हुई थी, वो भी बिफोर क्राइस्ट में। उसके बाद एडी में ऑलरेडी 2000 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पेट ऑफ ह्यूमन वाज डॉग। क्वेश्चन हमसे ये भी पूछता है कि इंसान का पहला पेट क्या था, हमारा पहला पालतू जानवर क्या था, या फिर हमने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है डॉग, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें एक ऐसी साइट है जिससे हमें पता लगता है कि कुत्ता हमारा बेस्ट फ्रेंड था। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि एसएससी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज आवर फर्स्ट पेट, योर आंसर विल बी डॉग। ओके,
कई बार ऐसा हो जाता है, आपको फंसाने के लिए बोल देता है, डॉग आपको ऑप्शन में नहीं देता है। ये थोड़ा सा पीएससी लेवल का मैं आपको बता रहा हूं, कई बार आपको डॉग नहीं देगा, उस केस में हॉर्स हो जाता है आंसर। हॉर्स इस वजह से आंसर हो जाता है क्योंकि डॉग के अलावा अगर किसी भी एनिमल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से तो वो सिर्फ घोड़ा है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ध्यान रखना है, ह्यूमन न्यू अबाउट फायर फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज बट इट हैड बिकम इन यूज बाय न्यू स्टोन एज। क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है मानव मतलब हम लोग फायर के बारे में, आग के बारे में हम लोग ओल्ड स्टोन एज से जाना करते थे, लेकिन हम लोगों ने इसका यूज कब सीखा, हमने इसका यूज सीखा है न्यू स्टोन एज में आकर। मतलब इसका यह है कि ये जो पुराना टाइम हुआ करता था ना, ओल्ड स्टोन एज हुआ करता था, उसमें आग वगैरह हम लोग ऐसे जानते थे जैसे जंगलों में आग वगैरह लग गई तो अब हम लोग झिंगा लाला हू करने लगते थे, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, अरे लग रहा ऊपर वाले का कहर है, आज मारी डालेगा ऊपर वाला, मेरे ऊपर गिर जाएगी ये सारी आग, समझ रहे हो, हे भगवान हमें बचा लो, हे प्रभु हमें बचा लो, हमारे ऊपर ये क्या कर रहे हो, ऐसे करके हम लोग क्षमा वमा मांगने लगते थे, उसके लिए हम लोग हवन वगैरह करने लगते थे, ये सारी चीजें चला करती थी, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग आग से डरा करते थे, उसे एक तरीके का डिजास्टर मानते थे, ठीक है। लेकिन न्यू स्टोन एज तक आते आते धीमे धीमे हम लोगों ने आग के बारे में जानना शुरू कर दिया और उसका उपयोग शुरू कर दिया। मतलब कहने का उसका उपयोग हम लोग कैसे करने लगे, कुकिंग पर्पस से हम लोग करने लगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो, तो कुकिंग पर्पस से हम लोग यूज करने लगे जब हम लोगों ने फायर के बारे में जाना। ओके, यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, फायर के बारे में हम लोग जानते थे ओल्ड स्टोन एज से, फायर हमने बनाना कब सीखा, मिडिल स्टोन एज में। मतलब फायर बनाई कैसे जाती है, सबसे पहले हमने पत्थरों को घिस के आग बनाई थी, जब हमने पत्थरों को रगड़ा तब हमें पता लगा इनसे तो चिंगारी निकलती है, ओके, तो वही आग है, और उसके बाद उसका हमने यूज करना स्टार्ट किया कब, न्यू स्टोन एज में। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्टली द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टोन एज कल्चर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई रॉबर्ट बोसफुट इन इंडिया 1863। तो आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर ओल्ड एज के, ओल्ड स्टोन एज के या फिर किसी भी स्टोन एज के कोई भी अगर हमें साक्ष्य मिलते हैं तो उसके बारे में स्टडी करी जाती है। ये स्टडी कहां करी जाती है, ये स्टडी होना चाहिए। इसी तरीके से आगे आपके सामने कुछ और स्टेटमेंट है, जैसे कि बोन्स वेपन्स वर फाउंड फ्रॉम बिहार इन न्यू स्टोन एज। आपसे कई बार यह पूछता है कि बोन्स वेपन्स मतलब कि हड्डियों के बने हुए हथियार हमें कहां से मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हड्डियों से बने हुए हथियार हमें न्यू स्टोन एज में मिले हैं और बिहार में मिले हुए हैं। देखो यहां पर एक चीज और समझनी है, हथियार तो हम लोग ओल्ड स्टोन एज से ही यूज कर रहे थे। ओल्ड स्टोन एज में हम जो भी हथियार यूज करते थे उनको हम इस तरीके से धारदार बना लेते थे। यहां पर आप देख सकते हो, आज थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, सारी चीजें ही स्लो चल रही हैं। यस, इनको हम लोग इस तरीके से धारदार हथियार बना लिया करते थे। अब देखो जब हम लोग ओल्ड स्टोन एज में थे ना, तो हम लोग हथियार पत्थरों को बनाते थे, पत्थरों को घिस घिस के हम लोग उसे नोकदार कर लेते थे और उसको हथियार बनाते थे। लेकिन न्यू स्टोन एज पर आके हम लोगों ने बोन्स के भी हथियार बनाने शुरू कर दिए, मतलब हड्डियों के हथियार बनाने हमने शुरू कर दिए, हड्डियों को घिस के उन्हें नुकीला और पैना बनाकर, ठीक है। तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो ये हड्डियों वाले हथियार हुआ करते थे इनकी खास बात यह होती थी कि ये वजन में भी हल्के होते थे और ज्यादा नुकीले बन जाते थे। हथियारों की हमें जरूरत क्यों पड़ती थी, हथियारों की जरूरत हमें पड़ती थी जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से आग का भी यूज केवल हम कुकिंग के लिए नहीं करते थे। जब हमने आग के बारे में पूरी तरीके से जान लिया तो आग का यूज हम लोग खुद की सिक्योरिटी के लिए भी किया करते थे, कि रात में आग को जला के सो जाते थे तो जंगल में जंगली जानवर पास नहीं आते थे। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है, फर्स्टली द मेटल यूज्ड इन वेपन्स वाज कूपर, मोर ओवर, यहां पर इसको कूपर कर लीजिए, मोर ओवर ह्यूमन न्यू फर्स्टली द मेटल नेम्ड एज कूपर। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है एसएससी कि सबसे पहले इंसान ने, मतलब हमने किस धातु के बारे में जाना, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हमने तांबा के बारे में जाना, तांबा, कूपर के बारे में हमने सबसे पहले जाना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा मेटल है जिस मेटल में हमने सबसे पहले वेपन बनाया, तो आंसर होगा अगेन कूपर। तो तांबा पहला मेटल है जिसके बारे में हमने जाना, और तांबा ही पहला मेटल है जिस मेटल के हमने वेपन बनाए सबसे पहले। बात आ गई समझ, क्या कहने का मतलब है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है इसलिए दोनों को रिलेट मत करना। नेक्स्ट है, व्हील वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू स्टोन एज। आपसे कह रहा है कि जो पहिया है, पहिए को हमने कब इंट्रोड्यूस किया था, न्यू स्टोन एज में। ये जो पहिया रथ में या बैलगाड़ी में लगाकर चला जाता है ना, ये सबसे पहला पहिया हमने कब निजात किया था, न्यू स्टोन एज में आके।
बिल्कुल लास्ट में आकर। और यहां पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला पहिया जो हमने न्यू स्टोन एज में बनाया था ये किस चीज का था? तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहला पहिया हमने स्टोन का बनाया था। उसके बाद हमने लकड़ी का पहिया बनाया है, वुडन कलर का पहिया। आज की डेट में भी आप देखते हो बुलक कार्ट्स वगैरह में लकड़ी का ही पहिया चलता है, उसमें रबर की नीचे ग्रिप लगी होती है। लेकिन बहुत पहले जो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था तब हमने इसको किसका बनाया था? स्टोन का बनाया था, पत्थर का बनाया था। नो यू कैन इमेजिन कि कितना भारी होता होगा, कैसे चलता होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू स्टोन एज। जाहिर सी बात है क्योंकि मिडिल स्टोन एज तक हमें पता नहीं था एग्रीकल्चर के बारे में, तो न्यू स्टोन एज ही बसता है। तो न्यू स्टोन एज में हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता लगा, मतलब खेती बाड़ी वगैरह ये जितना भी उत्पादन वगैरह अनाज का, वो सब हमें न्यू स्टोन एज में आके पता लगा है। फर्स्टली द क्लूज ऑफ एग्रीकल्चर वॉज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के जो क्लूज मिले, जो साक्ष्य मिले हैं हमें एग्रीकल्चर के, खेती बाड़ी के, वो हमें कहां से मिलते हैं? वो हमें इस साइड से मिलते हैं। ये आपका इंडस रिवर है, ये आप देख रहे हो इस मैप में जितनी भी आपको ब्लू दिख रही है, ये ब्लू वाली इंडस रिवर है, मतलब सिंधु नदी है। इसके वेस्ट में आपसे बोल रहा है ना, तो वेस्ट वाला ये वाला एरिया क्या कहलाता है? मेहरगढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले साक्ष्य मिले थे किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में। आज की डेट में लोकेशन पाकिस्तान में है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी बताइए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई जल्दी से। यस और नो, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में जा रहे हैं। सबसे पहले तो समझ लो भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते किसको है? सीधी सी बात है, इस मैप को आप देखो, ये मैप है, इसमें आपको ब्लू कलर की इंडस रिवर दिख रही है, ठीक है। अब ये जितनी भी आपको इंडस रिवर दिख रही है, इंडस वैली के आसपास जितने लोग रहा करते थे ये सारे क्या कहलाते थे? ये सब इंडोई कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इंडोई। और इंडोई ये कहलाते थे इस वजह से क्योंकि इस रिवर को इंडस बोला था किसने? ग्रीक्स ने बोला था। जब ग्रीक्स यहां व्यापार के लिए आते थे तो उन्होंने इसको क्या बोला? इंडस रिवर बोला। तो इंडस के आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे वो सब क्या कहलाए? इंडोई कहलाए। और इंडोई क्योंकि जहां पर रह रहे हैं इस वजह से ये पूरा एरिया क्या कहलाया? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाया। क्योंकि यहां पर कौन सी सभ्यता बस रही थी? इंडोई लोगों की सभ्यता बस रही थी। इस वजह से इसको क्या बोला गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैला था इसको समझे। अगर हम बात करें, इससे मैच करते जाना, यहां पर मैं क्या बात करने जा रहा हूं आपसे। देखो यहां पर क्या बोल रहा है? जम्मू कश्मीर में, ये आपका नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है। अब देखो यहां से नॉर्थ पकड़ो, जम्मू कश्मीर, तो ये वाला जो एरिया है इसको आप सीधे यहां पर ले आओ, ठीक है। आज मैटर स्लो है काफी तो माफ करिएगा, चलो थोड़ा सा कर लो इसको मैनेज, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ऊपर नॉर्थ में मांडा, ये वाली लोकेशन आपकी क्या है? मांडा है, नॉर्थ वाली लोकेशन। इसी तरीके से ये आप देख रहे हो साउथ में कहां तक फैला हुआ है? दायमाबाद में। और दायमाबाद आपका कहां पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो आप देख रहे हो इसी वजह से मैं महाराष्ट्र तक एरो लेकर आया। ये वाली लोकेशन आपकी साउथ में है, ये आपकी कौन सी है? दायमाबाद। दायमाबाद। अब इसको यहां से कनेक्ट करो, ये आपका ईस्ट में कहां से स्टार्ट कर रहा है? आलमगीरपुर से। और आलमगीरपुर कहां पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। तो ये आपका इस लोकेशन पे पड़ता है, ये हो गया आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दिल्ली के पास। और ये यहां से ऐसे जाएगा आगे इधर दास्त रिवर तक। ये वाला लोकेशन क्या है? ये देखिए दास्त रिवर, बलूचिस्तान की लोकेशन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर। तो ये वाला आपका क्या है? दास्त रिवर, बलूचिस्तान। अब देखो हर एक लोकेशन पे, चारों लोकेशन पे अपनी अपनी क्या है? एक यहां पर आपको रिवर में मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन अभी किस तरीके से पूछता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले आप रिवर देखो कि नॉर्थ में मांडा से, जहां से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है, वहां पे नदी कौन सी यहां पर बहती है? यहां पर नदी बहती है चिनाब रिवर। इसी तरीके से साउथ में देखो, दायमाबाद महाराष्ट्र में नदी कौन सी बहती है? यहां पर गोदावरी रिवर बहती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ईस्ट में आलमगीरपुर में, मेरठ में नदी कौन सी बहती है? तो मेरठ के पास क्या पड़ता है? गाजियाबाद पड़ता है ना। तो वहां पे नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा हिंडन रिवर यहां पर बहती है। कौन सी रिवर? हिंडन रिवर।
इसी तरीके से इधर आ जाइए वेस्ट में, तो आप वेस्ट में देखोगे यहां पे दास्त रिवर है, तो दास्त रिवर ये आपकी कहां पर पड़ती है, बलूचिस्तान वाले प्रोविंस में पड़ती है। तो 1 2 3 एंड 4 ये चारों नदियां आपको चारों कॉर्नर पे पता होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में डायमंड बनाता है, ये देखिए ये ऐसे करके डायमंड बनाएगा, समझ गए। ये पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब जिसको मैंने ढक दिया है, जिसको मैंने ओवरलाइन कर दिया है या आउटलाइन कर दिया आप बोल सकते हो, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अभी कोई किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, उम्मीद करता हूं सभी को ओवरलाइन या आउटलाइन क्लियर हो गई होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि कहां से कहां तक फैला हुआ है और हर एक पॉइंट पर, चारों में से चारों पॉइंट पर कौन कौन सी रिवर है और अब इसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी। बताओ भैया, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो अब एक एक साइट पर हम लोग बात करेंगे, बोलिए जल्दी से। ठीक है डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैला हुआ है। अब देखो क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं। हम लोगों को जब पता लगा भैया कि यहां से हमें साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी यहां पर इंडोई लोग रहा करते थे, तो हमने क्या किया, यहां पर खुदाई करनी शुरू कर दी। अब जैसे जैसे हम खुदाई करते चले गए वैसे वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें अंदर कुछ शहर मिलते चले गए। इसमें से कई सारी साइट्स हैं जिनके नाम है हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल। ये सारे आपके साइट्स हैं किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही साइट्स हैं। ये सारे साइट्स इसके अंदर ही बिलोंग करते हैं। बात आई समझ। तो अब एक एक साइट को अगर इसकी आप पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा करीब 10 घंटे इसे पढ़ने में, लेकिन वहां से क्वेश्चन भी नहीं पूछता। मुश्किल से 10 से 12 साइट्स हैं वो आपको लेकिन पता होनी चाहिए जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछता है। तो उन 10 से 12 साइट्स को हम लोग कवर करेंगे। हर एक साइट पे जाके आपको ध्यान का रखना है, वो मैं पहले ही बता देता हूं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 3 चीजों से क्वेश्चन। पहला आपसे पूछा जाएगा उसके एक्सकेवेटर कौन थे, मतलब वो जो पर्टिकुलर साइट है उसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो एक्सकेवेटर का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा पूछता है कि कौन से ईयर में एक्सकेवेट किया गया उसे, मतलब कौन से ईयर में उस साइट की खुदाई करी गई। और तीसरे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं उस साइट में हमें मिला क्या। जब भी हमने खुदाई करी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी ना किसी साइट में, हर साइट में हमें कुछ ना कुछ यूनिक चीजें मिली हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यूनिक चीज वहां पर क्या मिली। एसएससी वहीं से क्वेश्चन उठाएगा। लाइक एसएससी आपसे पूछेगा कि मोहनजोदारो से आपको क्या मिला, या फिर हड़प्पा से हमें क्या मिला, या फिर आपको बोल देगा कि भाई द ग्रेट बाथ हमें कहां से मिला, काली चूड़ियां हमें कहां से मिली, अल्टर हमें कहां से मिली। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि कौन सी साइट से हमें क्या मिला। समझ आई बात। तो इस वजह से ध्यान रखना, इन 3 चीजों पर बस फोकस रखना, और इस क्लास के बाद आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका कवर हो जाएगा बहुत आराम से। चलिए अब 1 बाय 1 कवर करते हैं, और पहली साइट पर हम लोग आ रहे हैं जिसका नाम है हड़प्पा। अब ये जो देखो हड़प्पा साइट है, इसको बारे में आपको ध्यान रखना है। आज की डेट में इसकी करंट लोकेशन क्या है, इसकी करंट लोकेशन है मोंटगोमरी, और ये मोंटगोमरी पड़ता है कहां, पंजाब में। ध्यान रखिए भारत वाला पंजाब नहीं है, यह पाकिस्तान वाला पंजाब है। ये इसकी करंट लोकेशन है हड़प्पा की। यहां पर जो नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, रावी नदी बहती है। और कौन से ईयर में इसकी खुदाई करी गई थी, तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में करी गई थी, और इसके एक्सकेवेटर कौन है, ये है दयाराम साहनी। अब देखो यहां पर समझो कि हड़प्पा की खुदाई में हमें मिला क्या क्या। तो हड़प्पा की खुदाई में पहली चीज तो हमें ग्रेनरीज मिली, कॉफिन बरियल मिला, इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन्स हमें मिले, और इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाउन विच वॉज एक्सकेवेटेड स्टडीड इन डिटेल। आपसे क्या कह रहा है कि जब हमने हड़प्पा की खुदाई करी तो यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली। यहां पर पहली चीज तो हमें अन्न भंडार मिला, दूसरी चीज हमें दफन ताबूत मिला। अब ये मत पूछना कि ताबूत क्या होता है, ठीक है, अगर ताबूत नहीं पता है तो सेक्रेट गेम देख लो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर दफन ताबूत हमें मिला। देखो ये जो ताबूत यहां पर हमें ये जो ताबूत हमें यहां पर मिला हुआ है, इसकी खास बात थी, ये ताबूत आज की डेट के जैसे ताबूत नहीं थे जो हमें यहां पर मिले। आज की डेट में आप देखते हो ऐसे ताबूत बनाए जाते हैं जनरली, ऐसे ही तो कॉफिन्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर हमें ऐसे कॉफिन्स नहीं मिले, हमें ऐसे कॉफिन्स मिले हैं। ये देखिए अजीब तरीके के ऐसे कॉफिन्स मिले हुए हैं। यहां पर भी आप देखो तो ये देखिए, ध्यान दीजिए इस चीज पर, ये मिले हुए हैं कॉफिन्स, ठीक है। ऊपर भी बनावट आप देखोगे तो ये देखिए ये मिले हुए हैं, मतलब अजीबो गरीब तरीके के हमें कॉफिन्स मिले हुए हैं। नीचे वाला कॉफिन्स भी आप देखिए, ये वाला कॉफिन भी ऐसे मिला हुआ है,
समझ रहे हैं बात को? तो अजीबोगरीब बनावट एक तरफ कर्व में मिली हुई है और एक तरफ स्ट्रेट लाइन में मिली हुई है, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग जो कि आपको ध्यान रखना है कि अजीब तरीके के जो ताबूत हैं वो हमें कहां पर मिले हुए हैं, हड़प्पा में मिले हुए हैं, अन्न भंडार में मिले हुए हैं, और साथ में ये पहला ऐसा शहर था या पहली ऐसी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसके बारे में हमने जाना। तो ध्यान रखना है किसने इसका पता लगाया था? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में हमने इसके बारे में जाना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखो यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, जब भी आप इन पिक्चर्स को देखते हो तो आपको एक चीज समझ आएगी। आप किसी पिक्चर को देखिए, यहां पर दो दो स्केलेटन आपको ज्यादातर कॉफिन्स में देखने को मिल रहे हैं। यहां पर देखिए एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर लेटे हुए हैं आराम से। यहां पर आप देखिए एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, दोनों आराम से लेटे हुए हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो दो घड़े रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, जहां पर भी आपको यहां पर ताबूत मिल रहे हैं और जहां पर भी ये आपको डेड बॉडी के स्केलेटन मिल रहे हैं, यहां स्केलेटन में हर जगह पर आप देखोगे घड़ा वगैरह या कुछ मिट्टी के बर्तन टूटे हुए आपको मिल रहे हैं। इससे हमें एक चीज ये पता लगती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये जो दफनाने की प्रथा थी वहां पर डेफिनेटली सती सिस्टम जैसा कुछ रहा होगा, क्योंकि अगर दो लोग दफनाए जा रहे हैं इसका मतलब डेफिनेटली उस टाइम पर कुछ ऐसा रहा होगा कि भाई हस्बैंड की मृत्यु हो रही है तो जो लेडी है, लेडी को भी उसके साथ दफना देना है, या फिर अब देखो जिंदा दफना दिया जाता था या मार के दफना दिया जाता था, ये तो बात उसी टाइम के लोग जाने, आज तक इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो दो स्केलेटन के जो हमें पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए दो स्केलेटन, ये देखिए दो स्केलेटन, ये दो स्केलेटन, ये हमें इस बात के बारे में बताते हैं कि लोग अंधविश्वासी हुआ करते थे। और साथ में ये चीज भी हमें बताती है कि ये देखिए पूजा पाठ, धार्मिक टर्म्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं कि ये देखिए घड़े हर जगह रखे हुए हैं, इंसानों के साथ घड़े, टूटे बर्तन, ये सब हम वहां पर देखने को मिलते हैं। इससे पता लगता है कि क्रियाक्रम जैसी जो स्पिरिचुअल थिंग्स हुआ करती थी ये उस टाइम पर भी हुआ करती थी। नेक्स्ट यहां पर हमें ध्यान रखना है, अगली हमारी लोकेशन है मोहनजोदारो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मोहनजोदारो की करंट लोकेशन की बात करें तो आज की डेट में इसकी लोकेशन क्या कहलाती है? सिंध प्रांत कहलाती है, और ये भी कहां है? पाकिस्तान में। नदी यहां पर सिंधु रिवर बहती है जिसको आप लोग इंडस रिवर बोलते हो। 1922 में मतलब हड़प्पा के अगले ही साल इसको एक्सकेवेट किया गया था, इसकी खुदाई करी गई थी। और इसके एक्सकेवेटर कौन है? ये है राखाल दास बनर्जी। क्या नाम है? राखाल दास बनर्जी। और यहां की फाइंडिंग्स क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कहीं मिली है ना, सबसे यूनिक चीज, तो वो हमें मोहनजोदारो में मिली है। वो क्या मिला है? यहां पर हमें बिगेस्ट बाथ मिला हुआ है जिसको ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी में बोले तो स्नान घाट हमें मिला हुआ है। ये आप देखिए इस पिक्चर में, जब आप देखोगे तो आपको पता लग रहा है कि ये देखिए स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है, ये ऊपर से स्टेयर्स आ रही हैं, इधर से भी स्टेयर्स जा रही हैं, और बीच में ये आप देखिए स्पेस बना हुआ है, ये काफी गहराई में स्पेस बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है दंगल लड़ने के लिए तो ये चीज होगी नहीं। अगर दंगल लड़ने के लिए होता तो जाहिर सी बात है एक तरफ राजा के बैठने की जगह होती, दोनों तरफ स्टेयर्स ना होती। समझ रहे हो बात को? तो दोनों तरफ स्टेयर्स हैं और आप देख रहे हो एक एक स्टेप्स हमें मिल रहे हैं। ये देखिए सीढ़ियां बनी हुई है यहां से भी, तो लोग यहां से सीढ़ी से आके यहां पर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है नहाएंगे। ये देखिए यहां से सीढ़ियां बनी हुई है, तो एक ग्रेट बात है। जाहिर सी बात है लोग यहां पर नहाने के पर्पज से इसको यूज किया करते थे, जो कि हमें कहां से मिला है देखने को? मोहनजोदारो से मिला हुआ है। दूसरी चीज और हमें यहां से क्या मिला हुआ है? और हमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हुई हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ग्रेट ग्रेनरी, मतलब कि अन्नागार हमें यहां से भी मिला हुआ है, अनाज मिला हुआ है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली हुई है। अब ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल क्या है? यहां पर देखो, ये देखिए, ये है आपकी ब्रोंज डांसिंग गर्ल। ये भी हमें कहां से मिली हुई है? ये हमें मोहनजोदारो से मिली हुई है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल। तो आपसे पूछता है, एक आपसे पूछता है कि बियर्डेड मैन आपको कहां मिला हुआ है? तो बियर्डेड मैन भी हमें मोहनजोदारो से मिला हुआ है, ठीक है। ये बियर्डेड मैन है जो कि मोहनजोदारो से मिला हुआ है। इसको दाढ़ी वाला आदमी बोलते हैं, बियर्डेड मैन इसको बोलते हैं, जो कि हमें कहां से मिला? इसकी देखिए दाढ़ी है ना। कई लोगों ने इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कंपेयर किया हुआ है। आप कंपेयर करके देखिए तो नरेंद्र मोदी साहब के भी लिप्स आप देखोगे कितने थोड़े से इसी तरीके के दिखते हैं, और उनकी बियर्ड तो सेम टू सेम वैसी दिखती है। समझ रहे हो बात को? कई लोग इसको कंपेयर भी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी साहब से। वेल, आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि यहां से हमें ग्रेट ग्रेनरी मिली हुई है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली हुई है, दाढ़ी वाले आदमी मिले हुए हैं, टेराकोटा खिलौने मिले हुए हैं, मतलब मिट्टी के बने हुए खिलौने भी हमें यहां से मिले हुए हैं, साथ में बुल सील मिली हुई है। अब ये बुल सील क्या है? मतलब एक स्टैंप मिली हुई है
जिसमें कि सांड बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें जितनी भी सील मिली हुई है, मतलब मोहरें मिली हुई हैं, वो कैसी मोहरें मिली हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हमें सिलिंड्रिकल मोहरें मिली हुई हैं। 3 बेलनाकार सील मिली हुई है। बेलनाकार सील का मतलब जैसे आज की डेट में आप देखते हो मोहर लगाते हैं कैसे, ऐसे ली मोहर और ऐसे लगा दी, ऐसी मोहर नहीं थी, बेलनाकार मोहर। मतलब कि ये मान लो बेलनाकार है और इसमें प्रिंटेड है सारी चीजें, इसको ऐसे करके चला देंगे, अपने आप वो प्रिंट हो जाएगी। सो सिलिंड्रिकल सील्स हमें कहां पर मिली हुई है? मोहनजोदारो में मिली हुई है। और साथ में बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी हमें यहां से मिला हुआ है, मतलब कि लोग कपड़े सीना वगैरह सारी चीजें जानते थे। एक चीज आपको और यहां पर ध्यान रखनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट है, हर एक साइट को अगर आप कंपेयर करके देखो तो सबसे ज्यादा सुविधाओं वाली चीजें हमें कहां से मिली हैं? मोहनजोदारो से ही मिली हुई है। यही एक रीजन है कि एसएससी आपसे पूछता है विच वन इज द मोस्ट अर्बन एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा शहरी एरिया कौन सा है, या फिर सबसे बेहतरीन शहर उसका कौन सा था, या फिर ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो सुख समृद्धि थी, या फिर सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो कि लोगों के रहन सहन के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं थी। सभी का आंसर एक ही होगा, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो सबसे बेहतर शहर था, या फिर आप बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट अर्बन एरिया था। बात आई समझ? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बढ़ जा भाई। हाँ, नेक्स्ट है चन्नूदरो। अब देखो ये जो चन्नूदरो लोकेशन है, इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं चन्नूदरो से। इसकी करंट लोकेशन है आज की डेट में सिंध। सिंध भी पाकिस्तान का ही प्रांत है। रिवर यहां पर, सिंधु रिवर यहां पर भी बहेगी, और इसको 1934 में एक्सकेवेट किया गया। ये जो चन्नूदरो लोकेशन है, इसके बारे में हमने जाना कब? 1934 में। और इसके खननकर्ता कौन थे? ये थे गोपाल मजूमदार। अब देखो यहां पर हमें फाइंडिंग्स क्या क्या मिली। यहां पर सारी बेहतरीन फाइंडिंग्स हमें मिली हुई है। हमें यहां पर ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री मिली हुई है। ये ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री नहीं है, ये मत समझ लेना कि ब्रेड मिल रही है वो, हाँ समझ रहे हो ना कौन सी ब्रेड, हाँ वो ब्रेड नहीं है, ये बेड मेकिंग है। बेड का मतलब क्या होता है? बेड का होता है मतलब होता है मनका, मनका बनाने का कारखाना। अब मनका बोलो किसको बोलते हैं? मनका उसको बोलते हैं, आप जब माला पहनते हो ना तो माले में मोती होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मनका बोलते हैं। बात आई समझ? तो मनके बनाने का कारखाना हमें यहीं से मिलता है। साथ में यूज ऑफ लिपस्टिक, ब्लैक आइकॉनिक काजल जिसका करीना कपूर ऐड करती हैं, लैक्मे ब्लैक आइकॉनिक, ये भी हमें यहां से मिला। और कॉम्ब मतलब कंघी भी हमें यहां से मिली हुई है। तो आप देख रहे हो जितने भी साजो सज्जा के सामान हैं बेहतरीन तरीके के, जैसे कंघा हो गया, ब्लैक लाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गई, मनके बनाने का कारखाना हो गया, ये सब हमें किससे मिल रहा है? चन्नूदरो से मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जान सकते हैं कि चन्नूदरो जो साइट थी ये स्पेशली फेमस के जो फैशनेबल लोगों के लिए फेमस थी, या फिर आप बोल सकते हो चन्नूदरो जो साइट थी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फैशन को प्रचलित कर रहे थे, या फिर सबसे ज्यादा फैशनेबल लोग थे। बात आ रही है समझ? जैसे आज की डेट में फैशनेबल हैं कई सारे लोग, वैसे ही हुई है। यहां पर हमें अन्नागार भी मिला हुआ है, लेकिन देखो इसी को बोलते हैं पढ़ाने का तरीका। आप 10 जगह से अगर पढ़ सकते हो तो आपको चीजें याद क्यों नहीं रहती हैं? याद आपको इसलिए नहीं रहती क्योंकि 10 जगह यही लिखा रहता है कि हर साइट में साथ में अन्नागार जरूर लिखा हुआ है। तो भैया अन्नागार से तभी इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछता। एक बात बताओ, जितनी भी साइट मिलेंगी हर जगह अन्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना, क्योंकि आदमी था कि नहीं था वहां पर? आदमी रहता था जब, तो अन्न तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ी अन्न से बन जाएगा क्योंकि हर जगह अन्न मिला हुआ है। तो आपको केवल वो चीजें ध्यान रखनी है या वो चीजें देखनी है जो कि यूनिक है, जो कि दूसरी लोकेशन पे जल्दी नहीं मिली है। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी फैशन थिंग्स की बात होगी आपको चन्नूदरो ध्यान होना चाहिए। समझ आ गई बात? चन्नूदरो लोकेशन में आपको सारी जितनी भी फैशनेबल थिंग्स हैं वो सब मिली हुई हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारी लोकेशन है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, चन्नूदरो लोकेशन में जो आपको कंघियां मिली हुई हैं ये आपको लकड़ी की कंघियां भी मिली हुई हैं, मतलब वुडन कॉम्ब भी मिली हुई है, और साथ में एलिफेंट टीथ कॉम्ब भी मिली हुई है। हाथी के दांत की बनी हुई कंघियां भी आपको मिली हुई हैं। समझ गए? तो दोनों तरीके की कंघी मिली हुई हैं। नेक्स्ट है इसके बाद यहां पर रोपड़। रोपड़ भी काफी इंटरेस्टिंग लोकेशन है। आज की डेट में इसकी लोकेशन है पंजाब, और यहां पर नदी कौन सी बहती है? सतलज रिवर बहती है। यह भारत वाला पंजाब है। और कौन से ईयर में इसका एक्सकेवेशन हुआ? 1953 से 55 तक 2 साल लग गए थे इसकी खुदाई करते करते। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? यज्ञदत्त शर्मा को। यहां पर फाइंडिंग्स हमें क्या मिली? यहां पर जो सबसे यूनिक फाइंडिंग मिली वो हमें मिला क्या? बरीड ऑफ डॉग विद मैन,
मतलब कि इंसान के साथ कुत्ते का दफनाया हुआ स्केलेटन, ये हमें कहां से मिला, यहां से। जैसे कि इस लोकेशन पे आप देखो, इस पर्टिकुलर पिक्चर पे आप देखो, तो ये देखिए इंसान का स्केलेटन है, दफनाया गया है। अब इसके साथ देखिए यहां पर ये तो घड़ा रखा हुआ है, ये तो घड़ा टूटा हुआ है, लेकिन देखिए इस वाली पिक्चर में हटा दिया गया है, ये एक ऐसा स्पॉट है जहां पर ऑलरेडी एक स्केलेटन था। ये स्केलेटन इंसान से छोटा है, ध्यान रखिएगा, अगर इंसान के बराबर होता तो इसके पैरेलल लगा होता, जैसे अभी आपने हड़प्पा में देखा। इसके अलावा कुछ और भी इमेज यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आराम से दिख जाएगा। ये देखिए, ये इंसान का स्केलेटन है, ओके, और ये देखिए ये कुत्ते का स्केलेटन है। समझ आ रही है बात? तो यहां पर आप देख रहे हो इंसान के साथ कुत्ते को दफनाने का सिस्टम, यह हमें कहां से पता लगता है, यह हमें पता लगता है रोपड़ लोकेशन से। साथ में इतना ही नहीं, कई सारे रिचुअल टर्म्स भी हमें यहां देखने को मिलते हैं उसी तरीके से। और ये जितने भी टूटे हुए बर्तन मिल रहे हैं, ये सब हमें कहां मिल रहे हैं, ये सब जब भी आप देखोगे तो इंसान के सर के पास टूटे हुए बर्तन मिल रहे हैं। मतलब कोई स्पिरिचुअल टर्म है कि इंसान को जब दफनाया जा रहा है तो उसके सर के पास ही वो घड़ा रखना है और वो बर्तन रखने हैं। समझ आ रही है बात? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है किसके बारे में, रोपड़ के बारे में, कि रोपड़ लोकेशन कहां पर है, पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको एक्सकेवेट किया और डॉग का जो स्केलेटन है वो इंसान के स्केलेटन के साथ मिला हुआ है। देखो यहीं पर एक टर्म यूज होता है, कई लोग सोचते हैं कि भाई डॉग का स्केलेटन क्यों, तो अब यहां पर कई बार बहस भी हो चुकी है लोगों में कि ये बात क्या डिनोट करती है कि इंसान का दोस्त ही था कुत्ता। ये बात आप कैसे प्रूव कर सकते हो? उसका रीजन है, देखिए आप सती प्रथा की बात ले लो, वो तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, तो सती प्रथा की आप बात कर लो। इंसान के साथ अगर किसी को भी उस टर्म में, जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉली थिंग्स को ही लाया जाता है, फेवरेट थिंग्स को ही उसकी लाया जाता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, कभी भी नापाक चीजों को नहीं लाया जाता, या फिर जो कि हमारा दुश्मन है उसको नहीं लाया जाता पास। जैसे कि अगर हम सती टर्म की बात करें तो सती प्रथा जो थी उसमें क्या था, उसमें हस्बैंड के साथ स्त्री, मतलब उसकी जो वाइफ है उसको भी जलाने का प्रावधान था। तो मतलब वाइफ और हस्बैंड दोनों के बीच में एक अटूट रिश्ता है, दोनों के बीच में एक हॉली रिलेशन है, जिसकी वजह से ये टर्म था ना। तो सिमिलरली इसी को हम लोग यहां से भी कनेक्ट करके देखते हैं कि भाई अगर डॉग को भी दफनाया जा रहा है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली डॉग हमारा फ्रेंड ही रहा होगा, एंड अल्टीमेटली डॉग आज भी फेथ की वजह से जाना भी जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अगली लोकेशन हमारी है रोपड़ के बाद है अगली लोकेशन, अरे पलट जा भाई, नेक्स्ट है लोथल। देखो लोथल एक ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में आज भी एक्सकेवेशन चल रहा है। लोथल की करंट लोकेशन क्या है? इसकी करंट लोकेशन है अहमदाबाद, गुजरात। आपको बता दूं आज की डेट में 2020 चल रहा है, 2020 में भी इसमें खुदाई चल रही है कई सारी छोटी लोकेशंस पे। ये एक ऐसी लोकेशन है जिसमें अभी और एक्सकेवेशन किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहली बार इसका एक्सकेवेशन 1955 से 62 तक किया गया था। यहां पर भोगवा रिवर बहती है। इसके जो एक्सकेवेटर हैं ये कौन है? ये है रंगनाथ राव। और यहां पर हमें फाइंडिंग्स क्या मिली इसको समझना होगा। पहली चीज तो यहां पर हमें मनके बनाने का कारखाना यहां पर भी मिला, बेड मेकिंग कारखाना। दूसरी चीज हमें यहां पर डॉकयार्ड मिला, डॉकयार्ड मतलब समुद्री किनारा। नेक्स्ट है बटन सील, हमें यहां से मिली। बटन सील का मतलब समझ रहे हैं? पहले आपने देखा हमें साइट में क्या मिली, मोहनजोदारो साइट में हमें मिली बेलनाकार सील, बेलनाकार स्टैम्प, लेकिन यहां पर बटन सील, बटन सील इसको ठक से जो लगा दी जाती है, ये बटन सील हमें कहां से मिली? लोथल से मिली। बात आ गई समझ? नेक्स्ट यहां पर आप देखोगे फायर अल्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें मिली हुई है कहां पर? लोथल लोकेशन पे। फायर अल्टर क्या है? इसको बोलते हैं पूजा की बेदी, जहां पर स्वाहा करते हो ना, हवन कुंड जो होता है, ठीक है ना, हवन कुंड देखा ना, जिसमें लकड़ियां जलाते हैं, मंत्र पढ़ के स्वाहा बोलते हैं, आहुति डालते हैं, पूजा की बेदी। तो आप देख सकते हो इसको अल्टर बोलते हैं, फायर अल्टर। ये देखिए पूजा की बेदी बनी हुई है, ये देखिए छोटी छोटी बेदियां बनी हुई हैं पूजा की। ये देखिए एक बेदी यहां पर भी है, ये देखिए चौकोर बेदी बनी हुई है। तो आप देख रहे हो ये जितनी भी पूजा की बेदियां हैं ये सब हमें कहां से मिली हुई हैं? ज्यादातर लोथल साइड से। अल्टीमेटली लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा हुआ करता था गॉड गॉडेस पे, ठीक है, लोग ऊपर वाले को बहुत ज्यादा मानते थे, इन रिचुअल टर्म्स से बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। ये पूजा की बेदी हमें ये सारी चीजें बताती हैं। नेक्स्ट थिंग, हमें यहां से प्रिंटेड जार भी मिले हुए हैं। प्रिंटेड जार का मतलब बर्तन मिले हुए हैं, वो भी प्रिंटेड बर्तन, उनके ऊपर प्रिंटिंग है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि भाई उस साइड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को प्रिंटिंग वगैरह सारी चीजें आ चुकी थी। नेक्स्ट है अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड सेट ऑफ एलिफेंट टीथ। मतलब कहने का यहां पर क्या है
कि जो लोथल साइट है, लोथल साइट से हमें एलिफेंट के टीथ भी मिले हुए हैं, हाथी के दांत भी मिले हुए हैं, और हाथी के दांत से बनी हुई कई सारी और भी चीजें मिली हुई हैं, जैसे कि खिलौने हो गए, हथियार हो गए, कंघियां हो गई। ये सारी चीजें हम लोग हाथी के दांत से ही बनाया करते थे। नेक्स्ट यहां पर जो चीज है, इससे पहले अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, मतलब कि सबसे पहले अगर चावल की खेती के साक्ष्य हमें मिलते हैं तो वो कहां से मिलते हैं? वो हमें लोथल से ही मिलते हैं, चावल की खेती के साक्ष्य। आई थिंक लोथल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगली लोकेशन जो हमारी है, इसको बोलते हैं कालीबंगा। अब ये देखो, कालीबंगा इसका नाम ही इस वजह से पड़ा, काली का मतलब काला और बंगा का मतलब बैंगल, चूड़ियां, ठीक है। तो ये वो साइट है जहां से हमें काली चूड़ियां सबसे ज्यादा फॉर्म में, सबसे ज्यादा तादाद में मिली हुई हैं। कुछ चूड़ियां टूटी हुई मिली हैं, कुछ चूड़ियां पूरी साबुत और जुड़ी हुई मिली है, ठीक है। तो इस वजह से इस साइट का नाम क्या है? कालीबंगा। करंट लोकेशन की बात करें तो आज की डेट में इसकी लोकेशन राजस्थान में, एक यहां पर घग्गर नदी बहती है, 1961 में इसकी खुदाई करी गई थी, और इसके एक्सकेवेटर दो लोग हैं। कौन कौन? एक हैं बीबी लाल और दूसरे हैं बीके थापर। बीबी लाल मतलब ब्रिजवासी लाल, और बीके थापर मतलब बाल कृष्ण थापर। फाइंडिंग्स यहाँ की क्या क्या है, थोड़ा सा समझें। यहाँ की फाइंडिंग्स भी काफी यूनिक है, जैसे कि बेक्ड एंड बर्न्ट बैंगल्स। यहां पर हमें पकी हुई चूड़ियां मिली हुई हैं, कुछ मिट्टी की, कुछ तांबे की चूड़ियां हमें मिली हुई हैं पकी हुई, और कुछ जली हुई चूड़ियां मिली हुई हैं, मतलब वेस्टेड चूड़ियां मिली हुई हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सब चूड़ियों के ही, ये आप देख सकते हो टुकड़े हैं। ये सब हमें कहां से मिले हुए हैं? कालीबंगा से ही मिले हुए हैं। नेक्स्ट, शिवलिंगम हमें यहां से मिला हुआ है। शिवलिंगम मतलब समझ रहे हैं, शिवलिंग को बोलते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि भाई महादेव को लोग कब से जानते थे? तो भोलेनाथ की पूजा तब से हो रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही भोलेनाथ के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, शिवलिंगम के साक्ष्य मिलते हैं। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि लॉर्ड महादेव हर जगह हैं, और कितने पहले से लॉर्ड महादेव को लोग मान रहे हैं और प्रथा चली आ रही है। नेक्स्ट है स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज अर्न्स एंड अकम्पेन्ड बाई पॉटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई कुछ ऐसे कलश मिले हुए हैं जिनके अंदर छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं, कलशों के अंदर, बड़े बड़े कलश के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। चीजें हमें बताती हैं कि रिचुअली हम लोग कितने ज्यादा अंधविश्वासी थे, और क्या क्या चीजें हम लोग किया करते रहते होंगे उस टाइम पर पूजा पाठ के नाम पर। ओके, मुझे लग रहा है वीडियो अटक रहा है, कंफर्मेशन एक बार दे दीजिए वीडियो अटक रहा है तो। Am I properly audible? ये कौन है यार? RDX 100 टेक्निकल टीम अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज़ RDX 100 को ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये लव यू निशी पे अटक के रह गए हैं। ये चोक कर रहे हैं हमारा पाथ यहाँ पर। एक बार हो गया, चलिए ठीक है, बार बार क्यों कर रहे हैं? टेक्निकल टीम प्लीज सपोर्ट। आई थिंक, और ये निशी कौन है? अभी ओके है, शुरू करूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हमारी कालीबंगा की, ठीक है। सो ध्यान रखना है, ये चीजें हमें क्या बताती हैं? ये चीजें हमें बता रही हैं कि हम लोग कितने ज्यादा रिचुअली, हम लोग कितने ज्यादा अंधविश्वासी हुआ करते थे। ओके, जो कि ये सब मिट्टी के बर्तनों के अंदर ऊंट की हड्डियां। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो साइट है, इसको बोलते हैं धोलावीरा। अब ये देखो, ये जो धोलावीरा साइट है, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है कच्छ। आज की डेट में गुजरात का कच्छ है, और यहां पर नदी कौन सी बहती है? यहां पर घग्गर रिवर बहती है। इसके एक्सकेवेटर कौन है? ये है जेपी जोशी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जेपी जोशी, और 1960 में इसकी खुदाई करी गई थी धोलावीरा की। देखो, धोलावीरा की अगर बात करें तो यहां पर कौन कौन सी फाइंडिंग्स पाई जा रही हैं? यहां पर बुल लॉक्स पाए जा रहे हैं, एंड ड्राइवन बाय अ न्यूड ह्यूमन। मतलब यहां पर एक ऐसी बैलगाड़ी पाई गई है, मतलब खिलौने टाइप का आप मान लो कि एक बैलगाड़ी पाई गई है जिसको नग्न व्यक्ति, बिना कपड़े पहने व्यक्ति उसे चला रहा है, ठीक है। तो ड्रिवन बाई अ न्यूड ह्यूमन।
दूसरी चीज वाटर हार्वेस्टिंग एंड नंबर ऑफ रिवरीज यहां पर हमें मिली हुई है। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमें सिंचाई और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। लाइक अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो नीचे वाली पिक्चर है इसमें आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा साइट में हमें इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब पानी को निकासी करने का जो एरिया है, जो पानी को निकालने का जो तरीका है, वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है। एक से एक बढ़िया तरीके यहां पर मिले हुए हैं। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है देखिए, ये बड़ी तो नालियां है, मतलब कोई भी अगर उसमें गिर जाए तो बचे ही ना। आज की डेट में तो कोई इस नाली के अंदर चला जाए बच्चा तो बेचारा, बच्चे की तो जान ही चली जाए। लेकिन आज की डेट में आप लोग देखते हो, हम लोग इतने बड़े बड़े घर बना लेते हैं लेकिन ड्रेनेज सिस्टम हमारा बिल्कुल नहीं अच्छा है, जिसकी वजह से सीवरेज वगैरह ये सारी चीजें जाम होती रहती है और उसकी वजह से आगे आप देखते हो मैनेजमेंट कितना बुरा उसके ऊपर रवैया अपनाता है। तो ये कंडीशन है। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। एक आपको बड़ी खास बात बताऊं, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी खास बात यह है कि इस पूरी सिविलाइजेशन एरिया में हर घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे ये मान लीजिए कि लाइन से घर बने हुए हैं, ऐसे ये कुछ घर बने हुए हैं, तो हर घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका साउथ वेस्ट एरिया में बना हुआ है। मतलब साउथ वेस्ट एरिया की तरफ कैसे है, ये देखिए ऐसे, इनका ड्रेनेज ऐसे, इसका ऐसे, इसका ड्रेनेज ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका यूं, फिर इसका ड्रेनेज यूं, फिर इसका ड्रेनेज यूं। ऐसा क्यों बना हुआ है ड्रेनेज सिस्टम कि हर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट की तरफ ही अपना ड्रेनेज सिस्टम चला रहा है? ऐसा इस वजह से कि जरा गौर करिएगा, ये है भारत, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आप देख रहे हो, अगर कोई ऐसे ड्रेनेज अपना डाल रहा है तो ड्रेनेज मतलब पूरा पानी बहकर किधर आ रहा है, ये पूरा आपका अरेबियन ओशियन है। क्या है? अरेबियन ओशियन। बात आई समझ? सो नाउ यू कैन थिंक कि कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे हम लोग उस टाइम पे। आज की डेट में तो बिल्कुल मूर्ख हैं। इतना ज्यादा होने के बाद भी दिमाग, हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके का नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है, आज की डेट में हमारा आईक्यू उनसे ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में हम लोग दूरदर्शी नहीं है। हम लोग केवल तुरंत के सॉल्यूशन की सोचते हैं, हम लोग दूर की नहीं सोचते। बट उस टाइम पे आप देखो कितनी दूर की सोचा करते थे हम लोग। इस वजह से ड्रेनेज सिस्टम आप देख रहे हो कितना बेहतरीन था यहां पर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीजें हमें यहां पर क्या मिली हुई है, बैल और एक नग्न मानव द्वारा उसे संचार को बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका यहां पर बनावली साइट। अब ये देखो बनावली साइट की करंट लोकेशन क्या है, इसकी करंट लोकेशन है फतेहाबाद। क्या बोलते हैं इसको? फतेहाबाद, जो कि आपका हरियाणा में पड़ती है। और इसके एक्सकेवेटर कौन है? डॉक्टर आर.एस. बिस्ट। क्या नाम है इनका? डॉक्टर आर.एस. बिस्ट। देखो इसकी जो खुदाई हुई है बनावली की, ये 2 बार इसकी खुदाई हुई है। सबसे पहले 1975 में इसका एक्सकवेशन किया गया और उसके बाद करीब 8 साल बाद 1983 से 84 में इसकी फिर से खुदाई करी गई। यहां पर फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो बहुत कुछ खास चीजें हमें यहां पर नहीं मिली हुई है। पहली चीज तो बारले मिले हुए हैं, मतलब जौ हमें मिले हुए हैं। और दूसरी चीज टेराकोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी के खिलौने। ओके, टेराकोटा का हल, मिट्टी के हल और बैलगाड़ियां हो गई, खिलौने हो गए, घोड़ा गाड़ी बनी हुई, ये सारी चीजें हमें मिली हुई हैं यहां से। ओके, अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली हमें किस चीज की खेती देखने को मिली है? तो आपको ध्यान रखना, मेनली हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में जौ खाते थे। क्या खाते थे? जौ, बारले। आप देख रहे हो बारले हमें ज्यादातर एरियाज में देखने को मिल रही है। अभी जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो लोकेशन है ये है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो लरकाना है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट आपका पंजाब में पड़ता है और ये आज की डेट में पाकिस्तान वाला पंजाब है। तो ये जो लरकाना साइट है पाकिस्तान की साइट है और इसके एक्सकेवेटर हैं आर.डी. बनर्जी। और 1922 में मोहनजोदारो के साथ ही इसकी भी खुदाई करी गई थी जिसका नाम है लरकाना। रिवर यहां पर सिंधु नदी बहती है और यहां पर फाइंडिंग्स क्या पाई गई? कुछ खास नहीं, सिर्फ बारले यहां पर पाई गई, जौ हमें यहां पर मिली हुई है। इसके बाद लरकाना के बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारी राखी गढ़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो राखी गढ़ी, आपको एक बात बताऊं, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी। ठीक है, इसकी लोकेशन है आज की डेट में हम हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट। 1997 से लेकर सन 2000 तक इसकी खुदाई करी गई, पूरे 3 साल। एक्सकेवेटर इसके हैं कौन? ये हैं अमरेंद्र नाथ। अमरेंद्र नाथ को इसका क्रेडिट जाता है राखी गढ़ी का। यहां पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर जो मेनली हमें फाइंडिंग्स मिली हुई हैं
वो मिट्टी के बर्तनों की फाइंडिंग्स मिली हुई हैं, जैसे कि टेराकोटा व्हील हमें मिले हुए हैं, मिट्टी के पहिए वगैरह बने हुए मिले हुए हैं, टॉयज मिले हुए हैं, खिलौने मिले हुए हैं मतलब, और फिगराइंस मिले हुए हैं। फिगराइंस मतलब मूर्तियां मिली हुई हैं, पॉटरी मिली हुई है। पॉटरी मतलब इस तरीके के पॉट्स बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये आपके हो गए टेराकोटास हो गए, इस तरीके के खिलौने मिले हुए हैं। ये आपके पॉट मिले हुए हैं। पॉट आप देख रहे हो ऑलरेडी पॉट आपके प्रिंटेड है। साथ में जो राखी गढ़ी है, इससे हमें कुछ डिफरेंट तरीके के पॉट्स भी मिले हुए हैं, जैसे कि ये पॉट। अब यहां पर देखिए, एक पॉट ये हमें मिला हुआ है और एक तरीके के पॉट ये मिले हुए हैं। इसका मतलब समझो क्या है। अगर इस पॉट की हम बात करें तो इसकी खास बात आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा पॉट है कि हमें साफ दिख रहा है कि इसके अंदर आप कुछ रख ही नहीं सकते हो। अगर आप इसके अंदर कुछ रखोगे तो आप देखो, इसमें तो इतने छेद है, इसमें तो कुछ रुकेगा ही नहीं, ना ही खाना रुकेगा ना ही पानी रुकेगा। तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है, किस लिए बनाया गया है? ये शो पीस है, ये शो पीस है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम कितने ज्यादा शौकीन हुआ करते थे उस टाइम पर भी। जैसी हमारी लाइफ आज है वैसा ही लोगों में प्रचलन और क्रेज हुआ करता था शो केसेस को लेकर भी, ठीक है। तो लोग, चीजें हमारे पास कम थी लेकिन भावनाएं हमारे पास वैसी ही उस टाइम पर भी हुआ करती थी। दूसरी चीज, अगर इन बर्तनों को जब हम देखते हैं तो इन बर्तनों को देख के हमें लगता है कि हम लोग अपने यूज के लिए अलग बर्तन बनाया करते थे और हम लोग शोपीस के लिए अपने अलग बर्तन बनाया करते थे। इन सब के बारे में हमें राखी गढ़ी से मेनली देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो अगली साइट है, यह है हमारी आलमगीरपुर, जहां से आपकी ईस्टर्न रेंज से आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होती है। आलमगीरपुर ये आपका मेरठ प्रांत में पड़ता है, ये देख लीजिए। ओके, एंड इसकी करंट लोकेशन तो आपको पता ही है, मेरठ है। नदी यहां पर कौन सी बहती है? ये गाजियाबाद की हिंडन रिवर यहां पे बहती है। और ईयर 1958 में इसकी खुदाई करी गई थी और इसके एक्सकेवेटर कौन है? ये हैं यज्ञदत्त शर्मा, वाईडी शर्मा। इसकी फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन थ्रो, आपसे क्या कह रहा है? मेनली यहां पर क्या चीज मिली हुई है? गर्त पर कपड़े का प्रभाव मिला हुआ है। मतलब काफी नीचे जब खुदाई हुई तो कुछ खास नहीं, यहां पर कुछ कपड़े मिले हुए हैं जो कि दबे थे नीचे। बात आई समझ? इससे ज्यादा आलमगीरपुर में हमें कुछ और देखने को नहीं मिला है। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज है, आपको ध्यान रखना है कि गर्त में दबा हुआ कपड़ा कहां मिला हुआ है। काफी खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे दबे हुए कपड़े कहां मिले हुए हैं? ये मिले हुए हैं आपके आलमगीरपुर में। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये देखिए, यहां पर कैरी मिनाती चल रहा है। सरहदें बहुत बढ़ा ली, अब एक जंग मोहब्बत के नाम। क्या कर रहे हैं सुल्तान, खुदा का खौफ खाइए। मलिक कफूर, आज खाने में क्या है? खाने में आज काबली पुलाव है, हिरन है, आलू बुखारा है। तो जब इतना सब कुछ खाने को है तो हम खौफ क्यों खाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए। चलिए एक क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछता हूं। क्वेश्चन एक मुझे बताइए, विच वन इज द लार्जेस्ट, नो विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बताइए, विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे बड़ी खनन करी हुई वेबसाइट, जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मैं क्या बोल रहा हूं, वेबसाइट बोल रहा हूं, वो बताइए कौन सी है? बताइए। राखी गढ़ी है? कुछ लोग मोहनजोदारो बोल रहे हैं, इसीलिए तो पूछा था। चलो अभी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, बस हमारी साइट्स खत्म होने वाली है। नेक्स्ट है एक हमारी सूतक गेंदर। ये जो सूतक गेंदर है, ये आपकी कहां पड़ती है साइट? इसको समझ लो सबसे पहले। ये देखिए, ये आपका भारत का मैप है, ये गुजरात है, और ऊपर आइए राजस्थान, और ऊपर आइए पाकिस्तान पहुंच गए। और ये देखिए आगे जाते जाते पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बॉर्डर पड़ता है, ये आपका सूतक गेंदोर है। 1927 में इसकी खुदाई करी गई थी और इसके एक्सकेवेटर कौन है? आर.एल. स्टेन। ये कहां पर सिचुएटेड है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बलूचिस्तान की दास्त नदी के पास सिचुएटेड है ये लोकेशन, ठीक है। बेसिकली इसको किस वजह से जाना जाता है? यहां पर हमें फाइंडिंग्स नहीं मिली थी, लेकिन इस लोकेशन को किस वजह से जाना जाता है? क्योंकि ये मेन एरिया था जहां से हड़प्पा के लोग ट्रेडिंग करते थे। किससे? बेबीलोन साम्राज्य से। तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में जो ट्रेडिंग हुआ करती थी, जो व्यापार हुआ करता था, उसके लिए ये मेन पोर्ट एरिया है। पोर्ट एरिया है, बात आ रही है समझ? जल मार्ग है, तो इस वजह से इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है।
अब देखो ये है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आप लोग, मैं चाहता हूं एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, इसको आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, आपको यहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए सारी लोकेशन आपको मिलेगी, क्वेटा, बलूचिस्तान वाला, मोहनजोदारो, ये देखिए इंडस रिवर तो आ ही रही है। तो यहां पर आप देखोगे, ये देखिए चन्नूद्रो आपको मिल रही है, धोलावीरा आपको मिल रही है, हर एक लोकेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट से 4-5 क्वेश्चन के सैंपल देता हूं। क्वेश्चन देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे बनते हैं, और उसके बाद आज समापन करते हैं इस क्लास का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया। चलिए देखिए, मोस्टली किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है एसएससी आपसे। तो एसएससी के द्वारा पूछे हुए कुछ यहां पर क्वेश्चन हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। पहला यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मोस्ट पॉपुलेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में यह कौन सी साइट है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, सबसे ज्यादा लोग रहा करते थे। तो आपका आंसर क्या होगा? यह होगा दाइमाबाद, महाराष्ट्र का दाइमाबाद, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहा करते थे। इसके बाद है मोस्ट मॉडर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मॉडर्न साइट, जो कि सबसे ज्यादा अर्बन एरिया था, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका है मोहनजोदारो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे पूछेगा, लाइक आपसे मोस्ट अर्बन एरिया पूछ देगा या फिर मॉडर्न साइट पूछ देगा, बात वही है मोहनजोदारो। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लोगों के ऐशो आराम की चीजें यहीं पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की हमारी सबसे बड़ी साइट कौन सी है? तो सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, अभी जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये हरियाणा के हिसार में पड़ती है। नेक्स्ट है आपकी लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है या फिर साइट कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। देखो अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, जैसे कि अभी मैंने बोला सबसे बड़ी सिटी या साइट कौन सी है, तो दोनों का आंसर एक नहीं होगा, दोनों के आंसर यहां पर अलग अलग होंगे। जब भी आपसे सिटी पूछेगा तो मोहनजोदारो केवल एक शहर है, बात समझ रहे हो, केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर है। लेकिन जब भी साइट पूछे, साइट का मतलब समझ रहे हैं, साइट का मतलब है कलेक्शन ऑफ सिटीज, जहां पर एक से ज्यादा शहर हो, तब होगा आंसर क्या? राखीगढ़ी। इसको समझने की जरूरत है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट सिटी है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोहनजोदारो, जो कि करीब 300 है। सिविलाइजेशन पीपल नो द यूज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कूपर, ब्रोंज, बट व्हाट नॉट आयरन। समझ आई बात? इंटरेस्टिंग थिंग पता है क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, हम लोग गोल्ड के बारे में भी जानते थे, सिल्वर के भी बारे में जानते थे, ब्रोंज के बारे में भी जानते थे, तांबा, चांदी, तांबा और सोना, तीनों के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी कई बार पूछ चुका है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद हुम। तो हमारी जो ट्रेडिंग चलती थी, ये मेनली हमारी मेसोपोटामिया से चलती थी ट्रेडिंग। अब ये मेसोपोटामिया क्या है? आज की डेट में जिसको ईरान बोलते हैं, ये है मेसोपोटामिया। तो ईरानियन लोग, मतलब पर्सियन लोग आया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्यापार के लिए, तो उस राज्य को क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया बोलते थे। आई होप कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। जितने भी मेरे अपकमिंग बैचेस हैं उनके बारे में बता देता हूं। 1 जून से एसएससी लीजेंड में स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर जीएस का पूरा कोर्स मैं आपको कराने वाला हूं। 12 से लेकर 1:30 बजे तक डेली यहां पर क्लास होगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाऊंगा। 2 जून से एक स्पेशल कोर्स ऑफ कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में मैं चलाने वाला हूं, जिसकी क्लास 2 से 3 बजे तक दोपहर में होगी, 1 घंटे की। और जुलाई के फर्स्ट वीक में एमसीक्यू का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं। इस क्रैश कोर्स का लाभ आप तभी उठा सकते हो जब आप एक बार क्रैश कोर्स कर चुके हो। तो कोर्स अगर आपको करना है जीएस का, तो आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दिस इज माय रेफरल कोड वरुण777। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको ये रेट्स पड़ जाएंगे। ये मैंने यहां पर प्राइस लिख दिए हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 5832, 12 मंथ्स का 4860, 6 महीने का ये, 3 महीने का ये, और ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। क्लास आपको पसंद आई है तो जरा यार लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, क्लास पसंद आई है तो। और आज की बात यहीं तक रहेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा।
हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिविटी अपने पास रखिए, ताकि पॉजिटिविटी जब रहेगी तो एग्ज़ाम में भी परफॉर्म कर पाओगे, पढ़ाई में भी मन लगेगा। अगर नेगेटिविटी सोचते रहोगे तो पढ़ाई में ना ही मन लगेगा, ना ही कुछ हो पाएगा। तो देखो, होना वही है, होना वही है जितनी आपने तैयारी करी होगी। तो सोचना तो हमारे माइंड में है ना, तो सोचो अच्छा, कम से कम होगा क्या उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो, सिर्फ अपना कर्म करो, कर्मा करो। समझ आ रही है बात? मुझे नहीं पता आपको मेरी क्लास समझ आई या नहीं आई, मेरा काम है मेहनत से पढ़ाना। मैंने मेहनत से पढ़ा दिया, अब हो सकता है आपको समझ आया हो सकता है आपको समझ ना आया हो। समझ आई बात? उसी तरीके से आपका काम है दम लगा के पढ़ाई करना। सिलेक्शन होना ना होना यह तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा ना। ओके, सो सिर्फ अपना कर्मा करिए, अपने कर्मा के बारे में सोचिए, उससे ज़्यादा कुछ मत सोचिए। ओके, जैसे कि 250 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है, 250 लोगों ने करीब लाइक कर दिया है, एक लोगों ने डाउन कर दिया है, तो उस एक बंदे को नहीं समझ आया, हो सकता है कल को 250 लाइक और आ जाएं इस वीडियो पे, लेकिन 10 डिसलाइक हो जाएं, ठीक है ना। सो इट्स ओके, मैंने अपना 100% दिया है, उसी तरीके से आप भी अपना 100% दो। कामयाबी नाकामयाबी वो सब दूसरी चीज़ है, इट्स अनदर पार्ट, आपको अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ध्यान रखो अपना, और कल नहीं परसों मिलते हैं सेशन में, कुछ नया लेकर आ रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक आत्मनिर्भर भारत योजना नहीं देखा है, मेरा परसों की क्लास उसको जरूर देख लो। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। पूरा वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यूपीएससी लेवल का है वो वीडियो, लेकिन उसको देख लो आप लोग जरूर, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाइएगा वीडियो में मिल जाएगा जिन लोगों ने अभी तक ना देखा हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट।